जब हम लोगों ने काम शुरू किया था तब तो कास्टिंग डायरेक्टर्स भी नहीं होते थे, तो हम लोग तो फोटोग्राफ्स लेके घूमते थे। आपने मूवीज़ किया है, वेब सीरीज़ किया है, तो आपको ऐसा कुछ डिफरेंस नज़र आया है? ऐसा कहते हैं ना कि थिएटर में लाउड एक्टिंग होती है और फिल्म में सटल एक्टिंग करते हैं, ऐसा एक आमतौर पे बोला जाता है ना। मेरा ऐसा मानना नहीं है कि एक्टिंग सोलो आर्ट नहीं है। आपको एक स्क्रिप्ट मिल रही है, एक कैमरा मिल रहा है, आपको एक अच्छा कमेंट करने वाले जानकार लोग मिल रहे हैं जो आपको सही गलत बताएंगे। एक एक्टर बनने के लिए आपको सोशल मीडिया फॉलोअर्स होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा काम पाने के लिए हो सकता है, अच्छा एक्टर बनना तो एक अलग ही चीज़ है। तो डेली क्राइम की अगर आप बात करें तो मेरे पर्टिकुलरली एक रियल पर्सन पे आधारित था वो कैरेक्टर, क्योंकि वो एक रियल केस पे था। आपकी बुक में से चांद पर चाय में से एक कोई फेवरेट कविता सुनाइए। हेलो, वेलकम टू अल्फा टॉक शो और मैं हूं आपकी होस्ट मुस्कान जैन। आज हमारे बीच एक ऐसे कलाकार बैठे हैं जिनको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ वेलकम मिस्टर राजेश तेलंग जी। थैंक यू मुस्कान, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। सर, मेरे को आपके बारे में कुछ एक्टिंग करियर के बारे में पूछना था कि आप राजस्थान से हैं जैसे, जी, तो बीकानेर से लेके बॉम्बे तक आपका सफ़र कैसा रहा? मैं जब छोटा था तो मेरे बड़े भाई दिल्ली रहते थे, तो मैं थिएटर दोनों शहरों में करता रहा। बीकानेर में भी करता रहा और दिल्ली में भी करता रहा। और जब मैं दिल्ली में थिएटर कर रहा था तो मुझे पता चला नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में। बचपन में ही एनएसडी की वर्कशॉप भी की थी। तो इस तरह से बीकानेर से दिल्ली का सफ़र हुआ। फिर एनएसडी करने के बाद मुझे एनएसडी में पास आउट होते ही, एनएसडी का कोर्स कंप्लीट होते ही, एनएसडी के बाथरूम में मुझे एक डायरेक्टर मिले, टॉयलेट में। ओके। और उन्होंने कहा कि आप एक्टर हैं क्या, तो एक सीरीज़ बन रही है, उस पे आप एक्ट करना चाहते हो तो हम ऑडिशन लेंगे आपका। तो इस तरह से ठीक है। मुझे टॉयलेट में ऑफर हुआ पहला रोल। अरे वाह! तो फिर उनको ऑडिशन दिया, तो वो पहला इंडिया का डेली सोप था, शांति। ओके। और वो तो कौन से ईयर इस में तरह से था ये? बॉम्बे पहुंचा। तो मैं बॉम्बे काम लेके पहुंचा। लोग बॉम्बे आके स्ट्रगल करते हैं, जी। तो मैं बॉम्बे काम लेके पहुंचा। तो बहुत अच्छी इस बात तरीके है। से हुआ, लेकिन उसके बाद स्ट्रगल चालू हुआ। ओके, तो आपकी कभी ऐसे स्ट्रगलिंग लाइफ में किसी ने आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश की या आप उस चीज़ को कैसे आप हैंडल करते थे? देखिए, अब डीमोटिवेशन तो क्या होता है ना, रिजेक्शन से डीमोटिवेशन तो होता ही है। आप ऑडिशन देते हैं, मिल और जब हम लोगों ने काम शुरू किया था तब तो कास्टिंग डायरेक्टर्स भी नहीं होते थे, इतना जी। सिस्टमेटिक तरीका नहीं था। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सीधा डायरेक्टर से मिलना होता था या प्रोड्यूसर से मिलना होता था, या आप जो भी असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं उनसे दोस्ती किसी तरह से करें, पहुँचे हैं। तो हम लोग तो फोटोग्राफ्स लेके घूमते थे जी। और ऑफिसेज में जाके देते थे। तो बड़ा डिमोटिवेशन तब होता था जब आप, एक तो स्ट्रगलिंग डेज में वैसे भी पैसे नहीं होते और एक फ़ोटो निकालने के 5 रुपए लग रहे हैं या 7 रुपए में प्रिंट आउट निकल रहा है, और एक-एक ऑफिस वाला 10-10 फ़ोटो रख लेता था। तो और दिन में अगर आप 5 ऑफिसेज़ में गए तो आपका इतना खर्चा हो गया जितने में आप खाना-पीना सब कुछ कर जी। लें। और वहाँ पे भी चौकीदार ही रख लेगा, कोई गार्ड रख लेगा, मिलने को भी नहीं मिलेगा। तो उस तरह की सिचुएशन से और रिजेक्शन से डिमोटिवेशन होता था, कोई लोगों से नहीं होता था, कोई पर्टिकुलर किसी ने ओके। किया हो ऐसा नहीं है। बट रिजेक्शन से तो डेफिनेटली होता था। एक्चुअली अभी जो न्यू कमर एक्टर्स है, जी। वो लोग है ना, रोज़ ऑडिशन देते हैं, कहीं ना कहीं से आते लोग। तो उन लोगों को कैसे दे गेट डीमोटिवेटेड वेरी फास्ट। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? काम ढूँढने की या काम पाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं मिलता है तो डिमोटिवेशन होता है, वो बहुत ही स्वाभाविक है, ऑब्वियस है, उसको दरकिनार नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं कि हम बोलें कि नहीं हो ही नहीं रहा। लेकिन अपना ध्यान ज़्यादा इस चीज़ में लगाना चाहिए कि यार आप अपनी एक्टिंग पे काम करते रहें, क्राफ्ट पे पूरा। क्राफ्ट पे काम जी। करते रहें, ताकि अगर जब भी आपको मौका मिले तो आप प्रिपेयर्ड हो। तो ध्यान अपना इस चीज़ पे ज़्यादा लगाएँ कि अपनी एक्टिंग पे काम करना और बाकी और भी जो तरीके हैं, जी। बहुत अपने ऊपर अच्छी। काम करना किसी भी तरह से, चाहे बॉडी पे काम करना, वॉइस पे काम करना, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करना, चाहे आप जो किसी भी तरह की ट्रेनिंग लेते हो। आपने मूवीज़ किया है, वेब सीरीज़ किया है, तो आपको ऐसा कुछ डिफरेंस नज़र आया है एक्टिंग क्राफ्ट में या समथिंग ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग आपको ऐसा लगा कि कुछ तो डिफरेंट है इसमें, दोनों चीज़ों में? उसमें मेजर डिफरेंस होता है,
आमतौर पे जो लोग ऐसा कहते हैं ना कि थिएटर में लाउड एक्टिंग होती है और फिल्म में सटल एक्टिंग करते हैं, ऐसा एक आमतौर पे बोला जाता है ना। मेरा ऐसा मानना नहीं है कि फिल्म भी अलग 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 तरह की बनती हैं। जैसे अगर आप कोई मान लीजिए डेविड धवन की फिल्म कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा लार्जर देन लाइफ एक्टिंग होती है ना, थोड़ा सा वैसे होती है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप कोई एकदम ही रियलिस्टिक सिनेमा कर रहे हैं तो उसमें बहुत ही सटल एक्टिंग करनी पड़ती है। जी और अगर आप थिएटर में भी दोनों तरह का काम होता है। अगर आप एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम में कर रहे हैं, जैसे नेहरू सेंटर में या कोई और बड़े ऑडिटोरियम में आप कर रहे हैं, तो आपको अलग तरह की एक्टिंग करनी पड़ती है। और आप जी पृथ्वी थिएटर में कर रहे हैं जो बहुत ही कॉम्पैक्ट जी, मैं उसमें है और देखा है मैंने। ऑडियंस बिल्कुल आपके पास में है उसमें कि कट आपकी भी नहीं कर आपकी सकते सांस कुछ भी ऐसे। महसूस कर सकती है ऑडियंस। जी तो फिर आपको एक अलग तरह की एक्टिंग करनी पड़ती है। तो वो ख्याल आपको स्क्रिप्ट से आता है कि किस तरह की स्क्रिप्ट है और वो किस तरह की एक्टिंग डिमांड करती है। ये इतना ज़्यादा फर्क टेलीविजन और टीवी और उसका नहीं है। तो बेसिकली कभी कभी ऐसा होता है कि जो एक्टर्स है, जब उनको समझ नहीं आता उनको क्राफ्ट कैसे ठीक किया जाए, कोई पर्टिकुलर ऑडिशन दे रहे, कभी नहीं समझ में आता है कि हम किस चीज़ में लैक कर रहे हैं। तो एज एन एक्टर, एक अच्छा एक्टर बनने के लिए क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना चाहिए? देखिए, एक्टिंग की एक तो पहली बात तो ये है कि एक्टिंग सोलो आर्ट नहीं है। जैसे एक पेंटर है, वो अकेला बैठ के पेंटिंग कर सकता है। कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीख रहा है तो वो अकेला बैठ के अभ्यास कर सकता है, रियाज कर सकता है, गाने का कर सकता है रियाज। लेकिन एक्टिंग एक टीम वर्क है ना, एक एक सोलो आर्ट नहीं है। तो आपको लोगों का साथ तो चाहिए उसमें। जी जी, वो तो है। तो इसलिए आपको वर्कशॉप्स करते रहना चाहिए लोगों के साथ। अगर आपको कोई वर्कशॉप का भी मौका नहीं मिल रहा है तो आप, बहुत सारे दोस्त हैं, वो मिलके कुछ कुछ प्रिपेयर करने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ सीन वर्क कर सकते हैं आपस में। तो वही एक रास्ता है कि अकेले आप काम कर सकते हैं कि आप अच्छी पढ़ाई करें, अपनी बॉडी पे काम करें, अपने वॉइस पे काम करें, इसकी अलग अलग एक्सरसाइज, योगा करें और फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करें, किसी भी तरह की जो ब्रीदिंग ब्रीदिंग का भी है ना? ब्रीदिंग का बहुत बड़ा महत्व है एक्टिंग में। है ना। तो ये सारी चीज़ों पे आपको काम करते रहना है। लेकिन फिर भी आप जितने भी दोस्त हैं वो मिलके कुछ ना कुछ करते रहें। और ऑडिशंस को इस तरह से लें आप हमेशा कि ये मेरे को एक्टिंग का मौका मिल रहा है। यस चाहे आप सेलेक्ट हों चाहे ना हो, आपके एक्टिंग का अभ्यास हो रहा है वो। यस। आपको एक स्क्रिप्ट मिल रही है, एक कैमरा मिल रहा है, आपको एक अच्छा कमेंट करने वाले जानकार लोग मिल रहे हैं जी जो जी। आपको सही गलत बताएंगे। तो उसको आप एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह से लें। उसको ऐसे नहीं लें कि यार मेरा हुआ नहीं हुआ। आप उसको रोजाना जितने ऑडिशन दे सकते हैं दीजिए, क्योंकि वो भी एक अभ्यास है। एग्जैक्टली। हमने ये भी सुना है कि आपकी मॉम भी एक कलाकार थी। मतलब ऐसे कलाकार, मतलब कोई प्रोफेशनल कलाकार नहीं थी। मतलब वो ओके। म्यूजिक जानती थी तो हारमोनियम बजाती थी, गाना गाती थी। और उन्होंने एक फिल्म में एक्ट किया था जो फिल्म कभी कंप्लीट नहीं हुई। ओके। जब मैं बिल्कुल छोटा था, मेरे ख्याल से 10-12 साल का था, तो मुझे याद है उनके साथ शूटिंग में जाना। राजस्थानी उन्होंने अच्छा, किया राजस्थान था। में राजस्थानी एक फिल्म थी वो? नहीं, फिल्म राजस्थानी नहीं थी, बट ओके। शूट वहीं हुआ था। वही हुआ था। तो ओके। वो फिल्म कभी कंप्लीट नहीं हो पाई बहरहाल। लेकिन मेरे वो पहला शूटिंग का थोड़ा सा अनुभव उससे मिला, तो ओके, देखने का, वहां से। तो मुझे बड़ा वो लगा। तो मम्मी ने ऐसा कभी मेरे को एक्टिंग करने के लिए सिखाया नहीं, और ना उनको ऐसा कोई एक्ट्रेस थी भी नहीं वो। लेकिन हाँ, गाती बजाती थी। तो पूरे मेरे पूरी फैमिली का मेरी पूरी फैमिली म्यूजिशियंस की है ज़्यादातर लोग। ओके, तो आप है ना। पहले एक्टर हैं फैमिली में? हाँ, फैमिली में एक्टर पहला हूँ, बट ओके। ज़्यादातर लोग कलाकार हैं हमारे परिवार में। तो मेरे दादाजी ध्रुपद गाते थे, हवेली संगीत करते थे, चाचा सितार बजाते थे। अभी भी मेरे कजिन्स हैं जो एक सितार बजाता है, एक सरोद बजाता है। तो क्लासिकल म्यूजिक से जुड़ी हुई है सारी फैमिली। इस वजह से जब मैंने एक्टिंग करने का सोचा तो किसी ने, आमतौर पे घर में थोड़ा सा रेजिस्टेंस होता है ना, आई नो। कि नहीं, क्यों इसका भरोसा नहीं है इस फील्ड का क्या है, और एक्टर तो हर कोई बनना चाहता है। वैसा वाला नहीं हुआ। सबको लगा कि यार, मतलब आर्टिस्ट हम सब हैं तो ये भी बनना चाहता है जिस किस्म का बने। लेकिन उन्होंने मेरे को ये ज़रूर कहा कि यार अच्छा बनना है, तो अगर ये बनना है तो इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। इस तरह से हुआ।
तो बहुत अच्छा है ये चीज़। तो उसमें मदर का बहुत बड़ा हाथ रहा, पिताजी का रहा। आपका एक वेब सीरीज था जो लोगों को बहुत पसंद आया, आपका कैरेक्टर जो सिलेक्शन डे था, जी। तो उसमें आपका एक पिता का रोल था। तो उसमें एक दो शेड्स है, एक तो ये है कि वो अपने बच्चों पे गिव अप नहीं करते, अपने ड्रीम्स को किल करके वो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो आप जो ये जेनरेशन है जिसमें कभी कभी उन लोग अपनी माँ बाप की नहीं सुनते, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज माता और पिता का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे लाइफ में, जी, बिकॉज वो अपना ड्रीम गिव अप करके हमारे साथ है। तब उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो नहीं समझ पाते कभी कभार? नहीं, मैं इसमें मैं बच्चों को भी कहना चाहूँगा कि मदर फादर कुछ भी कहते हैं आपको, कभी कई दफ़ा कड़वा लगता है, लेकिन वो उनका इंटेंशन बहुत अच्छा होता है। लेकिन माता पिता को भी कहना चाहूँगा कि वो भी बच्चों को जो समझाते हैं या जो भी कभी फोर्स करते हैं, कभी समझाने की कोशिश करते हैं, उसमें बच्चों का भी ख्याल रखें। क्योंकि जैसे आप सिलेक्शन डे को ही ले, वो सीरीज देखने में लगता है कि क्रिकेट पे है, जी। लेकिन अगर उसका कोर आप देखें ना, तो इट्स अबाउट पेरेंटिंग, कि कैसे अच्छी पेरेंटिंग क्या होती है। तो ये जो कैरेक्टर था जो मैंने किया था मोहन कुमार का, वो अपने बच्चों को मतलब बहुत डिसिप्लिन के साथ, बहुत ही रिजिड और बहुत ही स्ट्रिक्ट पेरेंट था वो। और अक्सर आप देखेंगे कि स्पोर्ट्समैन के जो बनते हैं, उनके मम्मी पापा या उनके कोच बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, क्योंकि वो बचपन से इतना डिसिप्लिन डालना ज़रूरी होता है, वो उस फील्ड की ज़रूरत है। लेकिन कई बार इसका एक दूसरा रूप भी है कि माँ बाप कई बार अपने अनफुलफिल्ड डिजायर्स जो हैं वो बच्चों पे थोपते हैं। जैसे मोहन कुमार खुद बनना चाहता था एक क्रिकेटर, और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो अब वो दोनों बच्चों को क्रिकेटर बनाना चाहता है, और वो कामयाब भी होता है बनाने में। लेकिन उन दो बच्चों में से एक बच्चा ही क्रिकेटर बनना चाहता है, दूसरा तो साइंटिस्ट बनना चाहता है या कुछ और करना चाहता है। तो उसको, मोहन कुमार को, एक पेरेंट के तौर पे ये गाइडेंस है कि उसको ये भी देखना चाहिए कि इस बच्चे की इच्छा क्या है, एक की और दूसरे की वो है। और बच्चों को ये देखना चाहिए कि माँ बाप की मतलब अल्टीमेटली इंटेंशन तो बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली, वो तो है। तो ये दोनों तरफ की सीख देता है कि पेरेंट्स को कैसा होना चाहिए और बच्चों को कैसा होना चाहिए, दोनों ही चीजें। जी सर, ये तो होना ही चाहिए जी। अभी एक बीच में एक डिबेट भी हो रहा था एक चीज़ को लेके कि एक एक्टर बनने के लिए आपको सोशल मीडिया फॉलोअर्स होना बहुत ज़रूरी है, एक अच्छा एक्टर बनने के लिए। तो ये सच है कि आपको, आपके हिसाब से आपका क्या व्यू है? देखिए, पहला तो ये है कि ऐसा मैंने अभी तक अनुभव नहीं किया है कि मेरे साथ कभी ऐसा हुआ हो कि मेरे फॉलोअर्स के काउंट की वजह से मुझे एक्टिंग का कोई काम। पर आपको ऐसा लगता है कि तो सही मैं है ये तो मेरा पर्सनल पहले बताता हूँ, फिर मैं इन जनरल मेरी क्या राय है आप जो पूछ रहे हो बताता हूँ। और दूसरा, आप कह रहे हैं अच्छा एक्टर बनने के लिए नहीं, अच्छा काम पाने के लिए हो सकता है। अच्छा एक्टर बनना तो एक अलग ही चीज है ना? जी। अच्छा काम पाने के लिए फॉलोअर्स की जरूरत होती है, ऐसा मैंने सुना है। मतलब मैंने, मेरे साथ क्योंकि नहीं हुआ इसलिए मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि कई दफ़ा आपको कोई भी कैरेक्टर ऑफर किया जाता है, तो आपके जो फॉलोअर्स हैं उनका जो काउंट है, वो कुछ लोगों के लिए महत्व रखता है। नौ सारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ जगह महत्व रखता है, ऐसा मैंने सुना है। ओके। अब ये कितना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए एक अलग चीज़ है। मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए कि एक्टिंग अगर अच्छी है तो भले उसका सोशल मीडिया में अकाउंट ही ना हो तो भी कोई बात नहीं जी। फॉलोअर्स तो बात की बात है ना? लेकिन अगर, मेरा ये कहना है कि फिर दूसरी तरफ से एक एक ये भी कहना है कि अगर आप अच्छे एक्टर हैं और आज का ज़माना सोशल मीडिया का है, तो क्यों नहीं इसका इस्तेमाल भी किया जाए, इसमें बुराई क्या है? है ना? तो आप उस पर भी ध्यान दीजिए, लेकिन एक्टिंग प्रायोरिटी होनी चाहिए प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के लिए भी और एक्टर्स के लिए भी, कि मेरी एक्टिंग सबसे बड़ी चीज़ है, उसी को बेचना चाहता हूँ, ना कि फॉलोअर काउंट्स को। समझी, कहीं ना कहीं से दोनों जगह से वर्क करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं तो अच्छा होगा ही। हाँ, मतलब प्रायोरिटी मेरे हिसाब से एक्टिंग होनी चाहिए। चाहे उनको सेलेक्ट किया जा रहा है, चाहे मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा चीज़ है, अगर आपके पास हो तो कोई गलत बात नहीं है उसमें। जी। मिर्ज़ापुर का सीरीज किया था,
जी जी। तो उसमें आपके फेवरेट को स्टार कौन है? आपको ऐसा लगा कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, या आपको ऐसा कोई कैरेक्टर बहुत फेवरेट लगा हो? देखिए, मिर्ज़ापुर के तो अभी 3 सीज़न आ चुके हैं, उनका एक है नई ना? सीजन आ रहा है अभी? अभी देखिए, अभी तक मतलब ऑफ़िशियली तो नहीं मैं कह सकता, ओके। बट 3 सीज़न अभी आए हैं उनमें। अब तो हम इतने वक़्त से, इतने सालों से काम कर रहे हैं, मतलब 6-7 साल से सारे लोग साथ में काम कर रहे हैं। तो वो परिवार जैसे ही हो गए सब लोग, बड़ा बिल्कुल फैमिली वाली फीलिंग है। तो जो पूरी हमारे ज़्यादातर सीन्स मेरे मेरे परिवार के साथ ही होते हैं, चाहे जी। अली हों, चाहे शिबा हों, कोई आपके चाहे फेवरेट? हर्षिता हों, पहले विक्रांत हाँ। बेटा था। तो ये सब सब फेवरेट है यार, सब सारे के सारे फेवरेट है। फेवरेट। परिवार में किसको बोलूँ कि नहीं नहीं नहीं, फेवरेट है, होता है होता सबके है। सब फेवरेट है। और अगर आप कैरेक्टर पूछ रहे हो तो कैरेक्टर तो कालीन भैया, ओके। कि कैरेक्टर कौन सा फेवरेट है, वो कालीन भैया है। हालांकि मिर्जापुर में मेरा अभी तक कोई सीन कालीन भैया के साथ नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं वैसे नहीं कह सकता, लेकिन वो कैरेक्टर बहुत प्यारा है। कभी आपको ऐसा लगा कि ये कैरेक्टर को जस्टिस मिलना चाहिए? मतलब नॉट, आई एम नॉट सेइंग स्क्रिप्ट को लेके अगेंस्ट, बट उसमें एक होता है ना कि कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसकी डेथ हो गया कुछ, या आपको ऐसा लगा कि नहीं इसको जस्टिस तो मिलना चाहिए, इसके साथ बुरा नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा कैरेक्टर आपके दिमाग में आया? मतलब डेथ नहीं होनी चाहिए तो मैं यही कहूँगा, जो बबलू का कैरेक्टर था, जी। है ना, वो बड़ा सब लोगों को एक तकलीफ देता है ना। और यही फिल्म मेकिंग का है कि आप कैरेक्टर्स के साथ एम्पैथी पैदा करते हैं और यस। सब लोग आइडेंटिफाई करने लगते हैं, और फिर जब वो खोता है कहानी में तो आपको तकलीफ होती है। तो यही तो इस क्राफ्ट का मजा है। जी वो तो है। उस सीरीज के बाद लोगों ऑडियंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा जो वो हिट ऑडियंस हुआ? ऑडियंस तो देखिए, अब तक तो जो जितने भी रिएक्शंस हैं, आपको पता है आप, कि तीनों सीजन्स के रिएक्शन बहुत अच्छे आए हैं, और ऑडियंस का बहुत, क्या कहना, वो थिएटर रिस्पांस रिलीज बहुत भी अच्छा अभी है। होने वाला है। ऐसा अभी अनाउंस किया है कि इस पे फिल्म भी बनाई जाएगी। बहुत अच्छा है। तो मिर्ज़ापुर ओटीटी पे आपने देखा, थिएटर में भी देखिएगा जब बन जाए तो। जरूर जरूर। आपने उलझ मूवी में काम किया जानवी कपूर के साथ, तो जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उसमें? उस फिल्म में मुझे बड़ा मज़ा आया। एक तो सबसे ज़्यादा मज़े की बात तो ये थी कि पूरा 1 महीने लंदन में रह के शूटिंग की उसकी, तो सारा काम वहीं हुआ। तो वो एक अपने आप में मज़ा था कि लंदन शहर में घूमते हुए, और घूमना भी और काम भी करना, और इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला। तो ख़ास तौर पे मैं नाम लेना चाहूँगा गुलशन देवैया का। तो बहुत ही कमाल का एक्टर है गुलशन। और सुधांशु जो हमारे डायरेक्टर थे, तो बड़ा अच्छा रहा उलझ का। और उसका ओटीटी में आई है, तब से रिस्पांस भी बड़ा प्यारा है। और मुझे, जो मैंने अक्सर कैरेक्टर्स किए हैं अब तक, उनसे काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टर भी है वो, ओके। है ना। मैं ज़्यादातर पॉजिटिव कैरेक्टर्स करता हूँ वैसे। तो उसमें एक बहुत बढ़िया सरप्राइजिंग एलिमेंट है उसमें, अगर आपने नहीं देखी है तो देखिएगा। जी। और जो आप मेरे से जनरली एक्सपेक्ट करते हैं, उससे एकदम उलट है उसमें काम। तो वो इसलिए उलझ और ख़ास है मेरे लिए। आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट क्या था मेरा एक्टिंग फर्स्ट करियर? प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया, शांति जी। था। हालांकि उससे भी पहले मैंने एनएसडी से भी पहले एक दूरदर्शन के लिए सीरियल किया था मैंने, उसका नाम था ढाई आखर। तो वो एनएसडी की ट्रेनिंग से भी पहले किया था मैंने। तो वो दूरदर्शन में आता था, उसका नाम ढाई आखर था। आप कुछ एनएसडी के बारे में बताएंगे, आपका सफर कैसा रहा उसमें? एनएसडी बहुत अच्छा रहा। ऑब्वियसली एनएसडी मैं हमेशा से चाहता था, और थिएटर करने वालों की एक ये क्या कहना है, ड्रीम होता है यार थिएटर करने वाले जी। का, कि उसका एनएसडी में सिलेक्शन हो, वो एनएसडी का कोर्स कर पाए। और मैं लकी था कि मैंने पहली बार जो फर्स्ट अटेम्प्ट किया उसी में मेरा सिलेक्शन हो गया। हालांकि मैं एनएसडी बहुत छोटी उम्र में चला गया था, तो इसलिए कई दफ़ा मुझे लगता है कि मैं जितना सीखना चाहिए था उतना नहीं सीख पाया, क्योंकि मैं छोटा था बहुत जी। उम्र में। लेकिन फिर भी एनएसडी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ दिया, बहुत हिम्मत दी। अदरवाइज मेरे में शायद ये हिम्मत ना होती बॉम्बे आने की, या वो। और एनएसडी में ट्रेनिंग इतनी इंटेंसिव होती है और डीप होती है, और 24/7 ट्रेनिंग होती है एक तरह से, 3 साल के लिए। ओके। तो आप वहीं रहते हैं, और
वहीं रहते हुए हॉस्टल में रहना पड़ता है और आपको वहीं रहते हुए काम करना है, तो आप पूरी तरह से क्या कहना एक्टिंग के माहौल में, थिएटर के माहौल में रच बस जाते हैं। ये जो अपकमिंग एक्टर्स है, आप उनको क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो हमेशा नए जो भी मैंने काफ़ी सालों पढ़ाया भी है, एनएसटी में ही करीब 10 साल पढ़ाया है और उसके अलावा भी टीचिंग की है मैंने। तो अक्सर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं हमेशा यही कहता रहा हूँ कि अगर आप ध्यान रखेंगे ना, अपना ध्यान सीखने में रखिए, तो काम अपने आप मिल जाएगा। सीखने की राह में काम मिल जाता है। लेकिन अगर आप काम के पीछे भागते रहेंगे ना, तो आपका सीखना छूट जाएगा। ओके। आप समझ रहे हैं? तो आप लर्निंग पे ध्यान रखिए कि कंटिन्यूअस कि मैं अपने एक्टिंग को हर दिन कैसे सुधारूं। रोज कोई ना कोई तरीका ढूंढिए कि मैं कल से बेहतर हो पाऊं। और वो जब आप उस यात्रा में होंगे ना, तो अच्छी एक्टिंग है ना, एक खुशबू की तरह होती है, जो कोई देखे नहीं तो भी उसकी गंध पहुंचती है जी। लोगों तक। आपकी प्रेजेंस में वो खुशबू आती है, अगर आपने अपने ऊपर काम किया होता है तो। अब समझे, जैसे हमारे पड़ोसी के घर में खाना बन रहा होता है, अच्छा खाना बनता है तो खुशबू हमारे तक आती है। एग्जैक्टली। हमने खाना खाया नहीं है, देखा भी नहीं है क्या बना है। ऐसे ही अच्छे एक्टर में भी, एक अच्छे कलाकार में भी खुशबू होती है कि वो करके भी ना दिखाए ना, तो भी उसकी प्रेजेंस में, उसकी बातचीत में एक खुशबू होती है, वो मेहनत की जो अंदर की हुई है। जो चीज़ तो उनको आप ये अपने सीखने पे ध्यान रखिए, आप बिल्कुल पहुंचेंगे लोगों तक। उन्हें रोज सीखना चाहिए, हर एक्टर को एक एक्ट हमेशा करना चाहिए। रोज से मतलब है कि एक्टिंग एक लाइफस्टाइल है। आप एक कलाकार होने का नजरिया होता है। आप उस नजरिए से देख जीने लगते हैं ना, तो आपको जिंदगी में हर चीज वैसे दिखाई देती है। तो वो भी 24/7 है। एक्टर होने का जॉब 24/7 है ना। कि आप, अगर आप आउट ऑफ जॉब हो सकते हैं कि आपके अंदर आपको कभी काम नहीं मिल रहा है, लेकिन आपका सीखना बंद तो नहीं हो सकता ना। आप एक एक्टर की लाइफ तो जीते ही रहेंगे। तो वो हर वक्त, क्योंकि उसमें ऑब्जर्वेशन बहुत मायने रखती है एक्टिंग के लिए, है ना। ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, कंसंट्रेशन, फोकस, ये सारे चीज पे आपको 24/7 काम करना होता है अपने ऊपर। अपना एक जीने का ढर्रा बनाना पड़ता है वैसा। आपकी एक पुरानी फिल्म थी अनुराग कश्यप जी की, जो मुक्काबाज थी, आप उस सीन के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो वायरल हुआ है? हाँ, नहीं, वो उस दौरान हुआ था। मेरे और विनीत कुमार सिंह जो मेरा बेटा बना था उसमें, वो बाप बेटे की बातचीत का सीन था, जो बड़ी लोगों को बड़ा पसंद आया था। उसके मीम्स या वो रील अभी भी काफ़ी जगह चलती रहती है, जो बाप बेटे की लड़ाई है। हाँ। अब ये देखिए, ये वाली फिल्म है ना, जो मेरे सिलेक्शन डे से बिल्कुल उल्टा है ये कैरेक्टर। वो कैसे कि सिलेक्शन डे में बच्चा स्पोर्ट्समैन नहीं बनना चाहता है, लेकिन बाप फोर्स कर रहा है उसको, हाँ। है ना। ये ये बिल्कुल उल्टा कैरेक्टर था कि बेटा एक बॉक्सर बनना चाहता है, स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है, और बाप नहीं बनने दे रहा है। ओह। आप समझ रहे? तो ये बिल्कुल दो अपोजिट कैरेक्टर्स है, अरे सिलेक्शन डे वाह। और मुक्काबाज। और मतलब विनीत बहुत बढ़िया एक्टर है, विनीत के साथ काम करने में अच्छा लगा, अनुराग के साथ काम करने में बड़ा अच्छा लगा। तो वो अच्छा एक्सपीरियंस था। आपने अच्छी फिल्म याद दिलाई, बहुत पुरानी। हाँ, आपने दिल्ली क्राइम प्रोजेक्ट में भी काम किया है, जी। उसके बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे? अरे दिल्ली क्राइम मेरे तो क्या, हम सबके दिल का बहुत करीब है। उसके 2 सीजन आ चुके हैं और पहला सीजन तो जैसा आप जानते हैं वो निर्भया केस पे था, जो बहुत ही क्या कहना, इतनी दुखद घटना हुई थी हमारे देश में, जिसको लेके हम सब लोग एनरेज्ड थे, अंदर गुस्सा था सबके अंदर। तो उस कहानी को अच्छे तरीके से सेंसिटिवली पहुंचा पाना एक बहुत ही मतलब मुश्किल काम था। लेकिन रिची मेहता ने बहुत अच्छी तरह से लिखा और बहुत अच्छे से डायरेक्ट किया, और सारे एक्टर्स ने अच्छा काम किया, तो हुआ, और उसका परिणाम भी मिला कि एमी अवार्ड मिला। तो हमारे इंडिया की एकमात्र सीरीज है जी। जिसको एमी अवार्ड मिला। तो दिल्ली क्राइम तो वाकई बहुत ही एक ऐसा काम है जिसके लिए मैं बहुत प्राउड हूँ। आपकी एक्टिंग का प्रोसेस क्या है? लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर मिलता है, तो आप उसको कैसे अप्रोच करते हैं, या मे बी आप उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं? देखिए, आप जब स्टूडेंट होते हैं तो अलग अलग प्रोसेस सीखते हैं ना, अलग अलग मेथड्स ऑफ एक्टिंग है। इंडियन मेथड अलग है, फिर स्टानिस्लावस्की का है, फिर उससे थोड़ा सा डिफरेंट, लगभग वैसा ही
अमेरिकन स्कूल ऑफ मेथड एक्टिंग है, और भी बहुत सारे अप्रोचेज है ना, प्रोटोस्किन अप्रोच, देयर आर लॉट ऑफ अप्रोचेस टू एक्टिंग, और क्लासिकल वे ऑफ अप्रोचिंग अलग है, लेकिन अल्टीमेटली तो आपको अपना ही एक प्रोसेस ढूंढना पड़ता है जी। जो आप हर प्रोसेस से थोड़ा 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 लेते हैं कि ये वाला प्रोसेस में मुझे ये काम की चीज़ लग रही है या मेरे लिए ये फिट हो रही है, तो आप अपना एक प्रोसेस, हर किसी एक्टर को एक पॉइंट पे जाके खुद का प्रोसेस बनाना पड़ता है, और फिर ये इतना सालों के अभ्यास के बाद वो एक सेकंड नेचर की तरह हो जाता है कि आपको रिमाइंड नहीं करना पड़ता। आप ज़्यादातर तब रिमाइंड करते हैं जब आप कहीं फंस जाते हैं, कोई सीन आपसे हो नहीं रहा होता है, तब आप कोई मेथड सोचते हैं कि अरे उस मेथड में ये वाली चीज़ थी जिससे शायद क्रैक हो जाए, ये मैं जो नहीं कर पा रहा हूँ या सच्चा नहीं हो पा रहा है मुझसे, बिलीवेबल नहीं बन पा रहा है, तो कोई तरीका अपना है। तो ये तो मेथड की बात रही, लेकिन अपने प्रोसेस में मैं ज़्यादातर ये सोचता हूँ कि स्क्रिप्ट को जितनी बार पढ़ा जाए उतना अच्छा होता है, क्योंकि हर बार पढ़ते हैं तो आपको उसमें एक अलग पहलू दिखाई देता है, कहानी का, आपके चरित्र का, नए नए एस्पेक्ट्स आपके सामने आते हैं। मैं एक्टर के तौर पे ख़ास तौर पे ये ध्यान रखता हूँ, जो मेरा आमतौर पे बाकी लोगों से अलग है, वो ये है कि मैं उसके इमोशंस पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता, उसके थॉट्स पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि वो कैरेक्टर सोच क्या रहा है, उसका मेंटल फैब्रिक कैसा है, उसका मानसिक सोच की बुनावट कैसी है, इस पे ज़्यादा ध्यान रहता है, क्योंकि थॉट्स का बाई प्रोडक्ट है इमोशंस। तो अगर आपके सोच सही दिशा में है, विचार क्या चल रहे हैं कैरेक्टर के, आप पकड़ लें तो इमोशन अपने आप आता है, बजाय इसके कि इमोशन पहले पकड़ूं और थॉट बाद में। थॉट की बुनियाद पे इमोशन खड़े होते हैं। तो वो मेरे, अगर अप्रोच आप मेरी देखें तो मेरी कैरेक्टर को, सीन को अप्रोच करने का तरीका ये है कि मैं पहले ये सोचता हूँ कि ये चरित्र सोच क्या रहा है, इसका इंटेलेक्ट कैसा है, इसका कितना पढ़ा लिखा है, कितनी सोच है इसकी, क्या जानता है दुनिया के बारे में, विचार क्या है इसके, उसके विचारों पे अधिक ध्यान देता हूँ, उसकी भावनाओं से। भावनाएं अपने आप आती हैं ताकि नेचुरल लगे। जैसे आपने दिल्ली क्राइम के बारे में बताया, तो उसमें वो जो कैरेक्टर है आपका, क्या वो आपके रियल लाइफ से मैच करता है कि लाइक इज इट सिमिलर टू यू, टू रियल यू, और लाइक कैसा है? नहीं देखिए, अब एक एक्टर के तौर पे क्या होता है ना कि हर कैरेक्टर जो होता है उसमें आपसे कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं और कुछ अलग होता है। हाँ। तो एक्टर के तौर पे तैयारी का एक हिस्सा ये भी होता है कि मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कि इस कैरेक्टर में मेरे जैसी क्या चीज़ें हैं जो मेरी कॉमन है, राजेश से कॉमन क्या है, तो उस पर मुझे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और क्या चीज़ें हैं जो मेरे से अलग हैं उस पर काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसकी, उसके जो ट्रेट्स हैं वो मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो दिल्ली क्राइम की अगर आप बात करें तो वो तो पर्टिकुलरली एक रियल पर्सन पे आधारित था वो कैरेक्टर, क्योंकि वो एक रियल केस पे था, है ना। तो मैंने जो कैरेक्टर किया वो अभी रिटायर हो गए, वो एसीपी राजेंद्र सिंह जी पे था जी। तो मैं उनसे मिला था, उनसे बातचीत की थी, उनसे उनका तरीका जाना था। तो वो कैरेक्टर तो मुझसे अलग था, हालांकि उनमें भी बहुत सिमिलैरिटीज थी। क्योंकि राजेंद्र सिंह जी भी राजस्थान के रहने वाले थे, मैं राजस्थान का रहने वाला था, हमारी ज़बान काफ़ी मिलती थी और वैल्यूज़ डेफिनेटली मिलती थी कि एक इस तरह की घटना करने वाले लोगों के खिलाफ मेरे अंदर भी जितना गुस्सा है जितना उनमें था ऑब्वियसली, लेकिन उनके पास ये पावर थी कि उसका कुछ कर सकते थे, और मुझे उनका रोल करते हुए मौका मिला वो पावर को हासिल करने का। और उसके अलावा इस तरह से काफ़ी चीज़ें थी। आपने जो पूछा वो पर्टिकुलरली, वो तो अब क्योंकि एक रियल कैरेक्टर, रियल पर्सन पे आधारित था, एग्जैक्टली वो नहीं था, क्योंकि जब आप फिक्शनलाइज कर रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत फर्क होता है जी। तो वो था। और उसका एक किस्सा सुनाता हूँ, क्योंकि और राजेंद्र सिंह जी से मेरी शक्ल भी काफ़ी मिलती है और उसमें दाढ़ी बढ़ाई थी मैंने। तो एक बार जब वो सर्विस में थे, जब वो दिल्ली पुलिस में काम करते थे, तो मैं उनके ऑफिस में गया और उनके ऑफिस में जाके बैठा, वो थे नहीं, तो और कुछ लोग आए, उनको लगा मैं वही हूँ और वो मेरे लिए खड़े हुए और सारी इतना सिमिलरिटी थी इसमें। वाह। सो वन लास्ट क्वेश्चन, आपकी बुक में से चांद पर चाय में से एक कोई फेवरेट कविता सुनाइए। कविताएं तो मेरी सारी फेवरेट है, लेकिन फिर भी मैं एक सुनाने की कोशिश करता हूँ आपको अपनी कविता।
इस कविता का टाइटल है मैं तुम्हें भूल चुका हूँ। मैं तुम्हें भूल चुका हूँ, बस मेरी कुर्सियों के हत्थे याद करते हैं तुम्हारी कोहनियों को। मेरी बालकनी की रेलिंग याद करती है तुम्हारी एड़ियों को। दरवाजे के कुंडे याद करते हैं तुम्हारी हथेलियों को। चाय का कप याद करता है तुम्हारी उंगलियों की गर्माहट को। मुझे ये हर वक्त याद रहता है, मैं भूल चुका हूं तुमको। माय गॉड, मुझे पुरानी बातें याद आ गई। हाँ, ये बिल्कुल जिनको घाव है, चोट लगा है दिल में, उनको समर्पित है। हाँ, एक्चुअली। सो लेट्स स्टार्ट विद द रैपिड फायर। जी बिल्कुल, जी। दागिए गोली। योर फर्स्ट क्वेश्चन, योर फेवरेट राजस्थानी फूड? फेवरेट राजस्थानी फूड, गट्टे की सब्जी। सेम। योर फेवरेट एक्टर? अमिताभ बच्चन, जहाँ तक। अगर आप एक एक्टर नहीं होते तो कौन सा प्रोफेशन चूज करते? मैं शायद 2 प्रोफेशन में होता। एक तो मैं कार्टूनिस्ट होता, जो मैं बनाता भी था कार्टून, और मेरे छपे भी हैं कार्टून, जब मैं कॉलेज डेज तक करता था कार्टून, तो वो, या मैं न्यूज एंकर बनना, न्यूज रीडर बनना, इन दोनों में से कुछ कर रहा हूँ। That's nice. Choose one. Theater or film? ये कठिन सवाल है। ये ऐसा है जैसे कि आप पत्नी और प्रेमिका को चूज करने दोनों चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई ऐसा फेवरेट रोल जो आपने अभी रिसेंटली किया है? रिसेंटली किया है और एक सीरीज मैंने की है जो बड़ा मजेदार है, और मतलब ऐसे तो सारे ही करता हूँ तो मजा आता है, क्योंकि हर एक में कुछ ना कुछ एक नयापन ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक सीरीज की अभी जो आने वाली है, जल्दी आएगी होपफुली, सीरीज का नाम है पान पर्दा जुर्दा। तो उसमें जो मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ वैसा भी मैंने कभी नहीं किया। कॉमेडी? नहीं, कॉमेडी नहीं, लेकिन वो जो मैं जैसे करता आया हूँ उनसे बिल्कुल जुदा है। आप देखेंगे तो बिल्कुल अलग। ओके, तो आपको भी फ्यूचर में ऐसा आपको लगा कि आपको कॉमेडी कैरेक्टर भी करना है? मैं आपने कभी नहीं? मैं कॉमेडी करना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा कॉमेडी करना चाहता हूँ। मैं थिएटर में बहुत कॉमेडी करता रहा हूँ, अक्सर मैंने थिएटर में ज़्यादा कॉमेडी ही की, लेकिन यहाँ तो शुरुआत से ऐसा हो गया। एक सीरीज अभी मैंने कुछ वक्त पहले की है, वो भी रिलीज होगी उम्मीद है जल्दी। उस पहली कॉमेडी सीरीज की है जिसमें पूरा आउट एंड आउट कॉमेडी है, वो करेंगे। आपका कोई फेवरेट डायरेक्टर? फेवरेट डायरेक्टर तो मेरे बहुत सारे हैं, लेकिन जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ वो मैं चाहता हूँ राजकुमार हिरानी। ओके। उनके साथ एक नाइट में। अच्छा, सो लेट्स एंड दिस रैपिड फायर। मैं आपको इस शो के बारे में पूछना चाहती हूँ, आपको कैसा लगा यहाँ पे? मुझे आके बहुत अच्छा लगा, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा, और बहुत ही काफ़ी रिलैक्स माहौल में बातचीत हुई, और थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू सर, आप आए, आपने काफ़ी एक्सपीरियंस बताया, काफ़ी एक्टर्स को अभी मोटिवेशन मिलेगा उन चीज़ों से। कहीं ना कहीं से मैं भी एक्टिंग सीख रही हूँ, तो मुझे भी एक न्यू टेक्निक मिल जाएगा वो सब चीज़ें सीखने के लिए। नहीं, होपफुली अगर आप किसी को भी ज़रा सा भी काम आता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी इस बात की, क्योंकि मैं अंदर से एक टीचर भी हूँ, मैं पढ़ाता रहा हूँ। तो मेरी बात अगर किसी तक पहुँचे और ज़रा सा भी असर करे उसमें, तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। थैंक यू मुस्कान, थैंक यू। सर, आपके लिए प्यारा सा हैम्पर है अल्फा टॉक के तरफ से। अरे वाह, थैंक यू, बहुत सुंदर है, शुक्रिया। मेरा रैपिड फायर अच्छा रहा गया मेरा। जी।